Assalamu alaikum class. So today our next chapter is chapter number 7. Variable costing, a tool for management. कॉस्टिंग अ टूल फॉर मैनेजमेंट, जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे थे। 3 अगर चैप्टर आपको याद हो मिनट से पहले वाला, तो उसके अंदर हमने पढ़ी थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी कि जिसके अंदर सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाते थे और इनकम स्टेटमेंट में से हम CGS माइनस करते थे और हमारे पास बाकी सारा फॉर्मेट एज इट इज़ आ जाता था कि सेल्स में से CGS माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए तो नेट इनकम। ये थी हमारी मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, इसके अंदर जब हम CGS देखते हैं ना तो हमारे पास हर चीज़ आ जाती है। वेरिएबल देखें CGS में, जब हम CGS में बिगनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट लेबर भी होता है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स हो। यही आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि वेरिएबल और फिक्स दोनों आते हैं। अब जब हम वेरिएबल कॉस्टिंग करते हैं ना, उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करते हैं, जिसमें से हमारे पास होती है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वेरिएबल होती है हमारे पास सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, उसमें से हम फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस करते हैं तो नेट इनकम आती है। अब आप कहेंगे जी यह वेरिएबल कॉस्टिंग का फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदे तो इसका हमें बहुत ज़्यादा है। ये हमें फिक्स्ड कॉस्ट और नेट प्रॉफिट के रिलेशनशिप के बारे में बहुत क्लियरली बताती है, बहुत क्लोजली बताती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबल बजट्स बनाने में वेरिएबल कॉस्टिंग यूज़ होती है। CVP एनालिसिस के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है और कैश फ्लोज के बारे में ज़्यादा क्लियरली बताती है। तो इसलिए ये सारे इसके क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें आप लोग कहेंगे कि यूज़ तो हम करते हैं, लेकिन हम करते कैसे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जब अपनी यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड करते हैं तो उसके अंदर हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल MOH ऐड करते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऐड करते हैं, वेदर डैट इज़ वेरिएबल, वेदर डैट इज़ फिक्स्ड। जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में लगेंगी, चाहे डायरेक्ट मटेरियल है, चाहे डायरेक्ट लेबर है, चाहे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, चाहे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, सारी चीज़ें हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड होती हैं। और वेरिएबल कॉस्टिंग में हमारी जो है सिर्फ हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को लेते हैं। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर करते हैं। वी विल कंसीडर इट एज प्रोडक्ट कॉस्ट, नॉट एज आर पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट आप लोग प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 हमारे रिवाइज कर लें, मैं वहाँ में पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं सीधा डायरेक्ट आ रही हूँ, ज़्यादा डिटेल की बजाय इसके फॉर्मेट पे, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू।
तो आप लोग इसकी चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू प्रॉब्लम ओपन करें और फिर हम देखते हैं कि इसका हम कंपैरिजन के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कैसे कर रहे हैं और वेरिएबल कॉस्टिंग में हम कॉस्टिंग कैसे कर रहे हैं। तो आप लोग आ जाएं पेज नंबर 293 पे आपकी बुक के, ठीक है। आपकी बुक का है पेज नंबर 293, ठीक है। प्रॉब्लम है आपके पास, डेक्स्टर कॉर्पोरेशन प्रोड्यूस एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, अ वुडन हैंडलूम फॉर वेविंग स्मॉल आइटम्स सच एज केवर्स। Selected cost and operating data relating to product for 2 years are given below. Selling price दी हुई है जी हमें, सेलिंग प्राइस $50, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसमें है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, और फिक्स्ड पर ईयर $4 $120,000। फिर है हमारे पास सेलिंग एंड, ये क्वेश्चन का डाटा लिख रही हूँ मैं, एडमिन एक्सपेंस, वेरिएबल पर यूनिट सोल्ड $4, फिक्स्ड पर ईयर 70,000, ठीक है। उसके बाद है डाटा हमारे पास, मैं सिर्फ 1 ईयर कंसिडर कर रही हूँ, ओनली ईयर 1। तो डाटा है बिगनिंग, यूनिट्स इन बिगनिंग, यूनिट्स इन बिगनिंग इन्वेंट्री, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सोल्ड, यूनिट्स इन एंडिंग, ठीक है। बिगनिंग में से दिए हुए 0, प्रोड्यूस्ड एंड 10,000, सोल्ड एंड 8,000 और यूनिट्स इन एंडिंग है 2,000। अब हम इसके अंडर अपना सब कुछ सॉल्व करेंगे। अब उसने कहा है रिक्वायरमेंट नंबर 1 है कि यू आर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कंप्यूट यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, कि हम इसकी यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड करें। यूनिट सबसे पहले याद रहे आप कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और इसकी यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सबको ही हम ऐड कर लेंगे क्योंकि ये है हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग दोनों चीज़ें ले लेते हैं, वेदर फिक्स्ड वेदर वेरिएबल। तो ये अगर आप देखें, डायरेक्ट मटेरियल है 11 मैंने पुट कर दिया, लेबर है 6 मैंने पुट कर दी, वेरिएबल ओवरहेड है 3 मैंने पुट कर दिया। उसके बाद है फिक्स्ड पर ईयर कितना है 120,000, ठीक है। अब ये 120,000 को कितने यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए इस साल, ये देखें 10,000। तो एक यूनिट का कितना होगा, क्योंकि हम पर यूनिट फाइंड कर रहे हैं,
पूरे साल का है 120, पूरी प्रोडक्शन का है 120,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 10,000, तो 120,000 डिवाइड बाई 10,000 इज इक्वल्स टू 12। तो ये 12 मैंने इधर पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आ गई यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 11 + 6 + 3 + 12 32। एक चीज़ क्लियर होगी, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। अब हमने फाइंड करनी है अपनी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स कितनी है जी? 8,000 यूनिट्स, और 8,000 यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस है $50। तो ये कितनी हो जाएंगी? 8,000 × 50, ये होगी 4 लाख। उसके बाद है CGS। CGS में क्या होती है? बिगनिंग इन्वेंट्री 0 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होगी? 10,000 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए थे, ये प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स, और पर यूनिट हम फाइंड कर चुके हैं 32। तो 32 × 1,000। अगर आपने दूसरे तरीके से फाइंड करना, जैसे हम पहले वाले चैप्टर में फाइंड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड प्लस बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, तो आप उसको सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई करके वैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हैं 32 × पर यूनिट। पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट 32 मल्टीप्लाई बाई यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000। तो ये कितनी होगी हमारे पास? 3,20,000 माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं? 2,000। तो 2,000 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 30 से, 32 से, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट 32। तो ये कितनी होगी? 64,000। 320 में 64 माइनस किए तो ये यहाँ पे कितनी अमाउंट आ गई? 256,000। ठीक है, 4 लाख में से 256,000 माइनस किए तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन ये आप लोग अलग से फाइंड करके एक दफ़ा वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते थे। मैंने आपको यहीं पे करके दिखा दिया, बिगनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस एंडिंग। तो ये 0 प्लस बिगनिंग माइनस एंडिंग करके आंसर आया हमारे पास 256,000। ये सामने लिख दिया। सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 256,000। तो 4 लाख में से 256,000 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया है 144,000। अब इसमें से हमने माइनस करने हैं सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। अच्छा जी, सेलिंग एंड एडमिन किधर हैं? ये हैं सेलिंग एंड एडमिन। पर यूनिट सोल्ड 4, ये है 4, यानी कि कितने यूनिट? 4 मल्टीप्लाई बाई 8,000। ये वेरिएबल के थे और फिक्स के 70,000 वैसे ही लिखे हुए हैं। तो ये हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। वेरिएबल था ना इसलिए पर यूनिट है 4, और कितने यूनिट सेल किए हैं? 8,000। 8,000 सेलिंग के प्लस फिक्स्ड कितने हैं? फिक्स्ड गिवन है हमारे पास 70,000, तो प्लस 70,000, तो ये हमारे पास हो गया 102,000। 144 में से 102,000 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गई? नेट इनकम 42,000। 42,000 देखें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिंपल जिस तरह आप कॉस्टिंग कर रहे थे वही वाली कॉस्टिंग है कि आपने सेल्स ली, यूनिट्स आपके पास गिवन थे, यूनिट्स गिवन थे, कितने सेल किए हैं?
यूनिट सोल्ड 8000, सेलिंग प्राइस थी 50, तो ये 8000 इंटू 50 4 लाख। CGS में क्या है, बिगनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस एंडिंग। बिगनिंग इन्वेंट्री 0 दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने फाइंड की 10,000 यूनिट से जो प्रोड्यूस किए थे और 32 उसकी पर यूनिट कॉस्ट थी, तो वो होगी हमारे पास 3,20,000। और एंडिंग में कितने दिए हुए हैं 2,000, तो उसको मल्टीप्लाई किया 32 से तो वो आ गया 64,000। अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आया तो मैं आपको इसको यहाँ पे अलग से भी करके दिखा सकती हूँ कि मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे फाइंड किया। आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि पहले ये बताया था जी डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, MOH होता है, इसे हम करते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस करते हैं बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस करते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। और अब एक नई कहानी सुना रही हैं कि यूँ कर लो, तो आप इसको ऐसे भी कर लें। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 11 पर यूनिट, और यूनिट कितने प्रोड्यूस किए हैं 10,000, तो आप 11 इंटू 10,000, लेबर है 6 इंटू 10,000, और MOH क्या है, वेरिएबल का है 3 इंटू 10,000, और फिक्स्ड का कितना है, जो भी आंसर आएगा फिक्स्ड है 1,20,000। तो अब इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर का आंसर आ जाएगा। ये दो चीज़ें एंड में इसलिए नहीं की क्योंकि ये गिवन नहीं थी, अगर गिवन होती तो हम इसको भी ऐड कर लेते। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। यहाँ पे इसने पर यूनिट के हिसाब से सारे यूनिट्स ऐड किए और पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड की हुई थी। एज इट इज़ या 32 को हम यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो मैंने इधर लिखी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहले बिगनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस एंडिंग। एंडिंग में उसने कहा हमारे पास 2,000 यूनिट थे और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 32, 2,000 मल्टीप्लाई 32 64। बिगनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 3,22,000 माइनस 64,000, ये हमारे पास CGS आ गई 2,56,000। और सेल्स में CGS माइनस किया तो ग्रॉस मार्जिन आ गया 144,000। अब सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में उसने कहा कि वेरिएबल थे $4 पर यूनिट, तो 4 इंटू 8,000 प्लस फिक्स थे 70,000, उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये आ गए सेलिंग एंड एडमिन 1,02,000। ग्रॉस मार्जिन में सेलिंग एंड एडमिन माइनस किया तो नेट इनकम आ गई हमारे पास 42,000। ये थी हमारी सिंपल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है उस टॉपिक की जिसके ऊपर ये चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है, जो हमें हेल्प करती है CVP एनालिसिस में, जो हमें अंडरस्टैंड करती है कैश फ्लोज में, जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉस्टिंग में, जो हमें कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प देती है, इन डेप्थ में हेल्प देती है, हमारी यहाँ की वेरिएबल कॉस्टिंग। अब वो कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्टिंग तो फाइंड करो ज़रा। अब वेरिएबल कॉस्टिंग अगर हमने फाइंड करनी होगी ना, तो हम लोग सिर्फ क्या लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड करनी है ना आपने, तो आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और जस्ट वेरिएबल ओवरहेड लेने हैं। डायरेक्ट मटेरियल 11, डायरेक्ट लेबर 6, 11 6 और वेरिएबल ओवरहेड क्या है 3 है। 11 6 और 3 20 यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड करनी। अब हमने इसकी ये जो आप पिछले चैप्टर में CVP एनालिसिस में पढ़ के आए हैं, बिल्कुल वैसे ही इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो सेल्स कितनी की है 8,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50, 4 लाख। इसमें से हम सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंस फाइंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल CGS माइनस कर देंगे और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन माइनस कर देंगे। वेरिएबल CGS कैसे होगी, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है 20, यूनिट कितने प्रोड्यूस किए हैं इस साल 10,000, 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000, नहीं सॉरी सेल तो वो 8,000 कर रहा है ना, तो यहाँ पे 8,000 आएगा।
CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो चीज़ें बेची हैं उनके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, तो ये प्रोडक्शन नहीं है। तो ये 8000 मल्टीप्लाई बाई 20, ये कितना आ गया 1,60,000। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस ये दिए हुए हैं, वेरिएबल फोर सेलिंग एंड एडमिन मल्टीप्लाई बाई नॉट सोल्ड 8000, तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 4 32,000, यानी कि 4 लाख में से 160,000 माइनस किया और 32,000 माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2,08,000। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले चैप्टर में फाइंड किया था। उसके बाद हम एक दफ़ा माइनस कर देंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इसमें आ जाएगा हमारे पास फिक्स्ड MOH और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन। फिक्स्ड MOH भी गिवन है हमारे पास 120,000, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन भी गिवन है हमारे पास ये 70,000। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास आ गई 18,000। तो बेसिकली ये आपका फॉर्मेट वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है। बाकी ये जो है आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम आपकी बुक में भी सॉल्व है, वहाँ से भी खोल के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।